तो बेटा जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है सैटेलाइट को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मैं एक अर्थ के केस में आपको कुछ सिनेरियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, डायग्राम से ही सिनेरियो समझाता हूँ तो समझने की कोशिश करना। ये अपने पास में है अर्थ, अर्थ भी नहीं है, ऐसा मान लेते हैं कि इस तरीके से कोई सरफेस है, ठीक है। क्योंकि अर्थ की सरफेस बहुत ज़्यादा लार्ज है, तो अगर मैंने किसी बॉडी को बहुत ही कम वेलोसिटी से थ्रो किया, जो बहुत ही ज़्यादा कम वेलोसिटी है, ठीक है, जैसे 10 20 20 30 40 50 ऐसे मीटर पर सेकंड ऐसी वेलोसिटी है, तो जो पाथ होगा वो प्रोजेक्टाइल बनेगा और इसका पाथ है वो क्या बन जाएगा, पैराबोलिक। चलो कोई दिक्कत नहीं है, पैराबोलिक बन गया है। क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ज़्यादा लार्ज है, उस केस में कम वेलोसिटी पे जो पाथ है वो पैराबोलिक बन गया है। चलो इस केस में ले लेते हैं, अर्थ है ये, कोई बॉडी है, उसको मैंने थोड़ी ज़्यादा हाइट से फेंकना है। किसी सबसे हाईएस्ट माउंट एवरेस्ट पे हम चढ़ गए हैं, ठीक है। उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट को अगर मैं फेंकूंगा तो वो ऑब्जेक्ट भी ऐसे जाके गिर जाएगी। क्लियर सी बात है, ऐसे उसका पाथ होगा। और ज़्यादा हायर हाइट से फेंकूंगा तो ऐसे ऐसे घूम के ऐसे कुछ करके गिर जाएगी। तो यहाँ से हमें देखो बिल्कुल ही शुरू किया था मजबूरी में, बट अब मज़ा आने लग गया है, ठीक है। अब इसका पाथ देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लगा है कि भाई ऐसा सा भी पाथ हो सकता है। इस पाथ को अगर मैं मिटा दूँ ऐसा पाथ भी हो सकता है। चलो अभी इसमें भी देखो मज़ा नहीं आया। और ज़्यादा कोई साइंटिस्ट था, बहुत ही अच्छा अपने दिमाग लगा के, उसने क्या किया, उसने सबसे पहले एक एरोप्लेन लिया, एरोप्लेन या कुछ रॉकेट लिया, रॉकेट से वो यहाँ पे गया, ठीक है। इस रॉकेट की वजह से यहाँ पे पहुंचा वो। उसके बाद में उसने किसी ऐसी वेलोसिटी से इसको प्रोजेक्ट कर दिया, ऐसे तेज स्पीड उसने दे दी। तो एक मोमेंट पे जो स्पीड है ना वो इस तरीके से होगी कि ये इसको घूम के यहीं पे वापस आ गया, ठीक है। इसने अपना कंप्लीट सर्कल किया और घूम के इधर ही वापस आ गया, और इतनी देर में इस रॉकेट को अपनी साइड में कर चुका था, मतलब जहाँ पे पहुँचाया था उस रॉकेट को साइड में कर चुका था। इसका मतलब है इसने ये जो ऑब्जेक्ट फेंकी थी स्पेस में वी वेलोसिटी से, इसको इसने अब जाके सैटेलाइट बना दिया है। अब ये हमेशा ही अर्थ के अराउंड में घूमता रहेगा, कभी ये नीचे गिरेगा ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे मोशन को, ऐसी चीज को बोलते हैं सैटेलाइट। अब ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से हमेशा ही घूमता रहेगा, इसमें कोई और रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ऐसी ऑब्जेक्ट है उसको बोला जाता है सैटेलाइट, ठीक है। समझाता हूँ वापिस से, देखो अगर कोई बहुत ही हल्की सी ऑब्जेक्ट है, हल्की या भारी उसका मैटर नहीं है, उसको बहुत ही हल्की वेलोसिटी से हमने थ्रो किया तो उसका मोशन पैराबोलिक है, ठीक है। इसके अलावा इससे काम नहीं चल रहा था तो हम किसी माउंट एवरेस्ट पे गए और वहां से बहुत ही तेज दूरी से पत्थर फेंका तो वो पत्थर ऐसे कुछ जाके गिर गया, ठीक है। तो इसमें भी अपने को मज़ा नहीं आ रहा था, हमें चाहिए और ज़्यादा तेज स्पीड से फेंके तो कैसा कुछ रहेगा। तो इस केस में ऐसी ऐसी किसी हाइट पे गए और उसको वी वेलोसिटी से थ्रो कर दिया, तेज वेलोसिटी से, तो वो सर्कल करके कंप्लीट वापिस ही आ गया। तो इस केस में जो है वो सैटेलाइट बन गया है। पहला पाथ है पैराबोलिक, ये पाथ है इलिप्टिकल, जो भी थोड़ा बहुत पाथ है वो इलिप्टिकल ही है, ये पाथ है सर्कुलर। ऐसे ही अपने पास में मोशन हो रहा है, ठीक है। इलिप्टिकल में एक और इतना सा पाथ भी बताया था, उसको भी चाहे बनाना चाहो तो रख सकते हो। तो अब अपने पास में सैटेलाइट की डेफिनेशन आ गई है। मतलब सैटेलाइट एक ऐसी बॉडी है जो उससे बड़ी बॉडी के अराउंड में घूम रही होती है, ठीक है, उसको बोला जाता है सैटेलाइट। सैटेलाइट इज ए बॉडी दैट revolves around a much larger body due to gravitational attraction। ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से वो लार्ज बॉडी है वो के अराउंड में घूम रही होती है, जो स्मॉलर बॉडी है वो, ठीक है। और जो स्मॉलर बॉडी घूम रही है उसी को बोलते हैं सैटेलाइट। अब अपने पास में सैटेलाइट का क्वेश्चन जो है वो करते हैं, सैटेलाइट का जो सिनेरियो है वो बनाते हैं। मैथमेटिकल चीज़ें सीखना ही अपने लिए ज़रूरी है।
let a satellite of mass m at height h from surface of earth। अर्थ का मास मैंने मान लिया है कैपिटल एम, अर्थ की रेडियस मैंने मान ली है आर। एक सैटेलाइट मान लिया है जिसका मास एम है और अर्थ से एच हाइट पे वो घूम रहा है। ओके, तो ये मैंने बना दी है अर्थ। अर्थ के अराउंड में एक सर्कुलर ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में अपना सैटेलाइट जो है वो घूम रहा है। ये है आर, अर्थ से एच हाइट दूरी पे वो सैटेलाइट घूम रहा है, सैटेलाइट यहाँ पे। ठीक है, सैटेलाइट को मान लेते हैं, सैटेलाइट पे इस मोमेंट पे इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, स्मॉल एम मास का सैटेलाइट है। ठीक है, और सेंटर से लेकर सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर को बोल सकते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ऑर्बिट का रेडियस है वो है स्मॉल आर, जिसको आर प्लस एच भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे स्मॉल आर बन गया है आर प्लस एच। तो अब ये सैटेलाइट इस तरीके से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो सर्कुलर मोशन में इसको जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा वो वाला फोर्स वही होगा जो सेंटर की तरफ लग रहा है। और सेंटर की तरफ यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बस ग्रेविटेशनल फोर्स को एफ जी से लिख दिया है। तो यहाँ पे हियर ग्रेविटेशनल पुल will provide centripetal acceleration to satellite। जो ग्रेविटेशनल पुल है वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा सैटेलाइट को। ओके, तो अपने पास में जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल। उसको मैं लिख देता हूँ जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इस पार्टिकल का जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? एम वी स्क्वायर बाई आर। ये लिख दी है चलो इक्वेशन। बस दोनों को इक्वेट कर दिया, एक एम से एम कैंसिल आउट, एक आर से एक आर कैंसिल आउट। तो अपने पास में जो वी स्क्वायर है उसकी वैल्यू हो जाती है जी एम अपॉन आर। और यही है पार्टिकल की स्पीड, जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, जिसकी वैल्यू हो गई है जी एम अपॉन आर। इस जो स्पीड है इसको बोला जाता है ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है, ये होती है ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। और जो स्मॉल आर है वो है रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसी को बोलेंगे सैटेलाइट की रेडियस। और यहाँ पे ये जो v है, दिस इज ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, हर चैप्टर के जो नोट्स है बेटा वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो कभी किसी को नोट्स में लिख नहीं पा रहा है साथ साथ में, तो अपने टेलीग्राम चैनल को से ज्वाइन कर सकता है। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, या टेलीग्राम पे आप सर्च भी कर सकते हो एलिगेंट फिजिक्स, उससे भी अपना चैनल आ जाएगा। तो ये बन गई है अपने पास में ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल स्पीड को वी ओ से भी लिख देते हैं, तो मोस्ट ऑफ केस में ऑर्बिटल स्पीड को वी ओ से ही लिखेंगे, जिसकी वैल्यू आ गई है अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर। ऑल्सो ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये लिख दिए, ऐसा लिखना भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब एक चीज़ मुझे याद आ गई है, ऐसा ही एक फॉर्मूला होता था एस्केप स्पीड का। तो भाई एस्केप स्पीड वाली वेलोसिटी लिख देते हैं। एस्केप स्पीड की वैल्यू क्या होती थी? अंडर रूट ऑफ 2gm/r, किसी आर हाइट से एस्केप करें तो। और ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है? अंडर रूट ऑफ gm/r। इसका मतलब है कि एस्केप स्पीड इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। एस्केप स्पीड जो होती है वो ऑर्बिटल स्पीड से अंडर रूट 2 टाइम्स होती है। चलो और चीज़ें जो हैं वो करते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड
ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड में एक रोटेशन लगाता है, तो उसमें कितना टाइम लगता है, इस चीज को बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्लियर है बेटा बात? एक सर्कल कंप्लीट करने में जो सैटेलाइट को टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। द टाइम इन विच ए सैटेलाइट कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अराउंड प्लेनेट, वो टाइम जितनी देर में सैटेलाइट एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है प्लेनेट के अराउंड में, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। और सैटेलाइट का टाइम पीरियड आ जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कोई भी सैटेलाइट है वो एक सर्कल करने में जो डिस्टेंस चलता है वो है 2πr, और वी नोट है उसकी स्पीड। तो यहाँ से आ जाता है 2πr, और जो उसकी स्पीड है उसकी वैल्यू है √gm/r। आर को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये बन जाएगा 2πr⁵ अपॉन √, बस सिंपल सा लॉजिक है। अब अपने पास में जो टाइम पीरियड है वो r⁵ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे ये रिजल्ट तो कहीं पे देखा हुआ है, इससे सिमिलर रिजल्ट आ जाता है t² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, जो कि केपलर लॉ था। तो सैटेलाइट भी केपलर लॉ को फॉलो कर रहा होता है। ओके, अगर कोई सैटेलाइट ऐसा है जो अर्थ के बहुत ज़्यादा ही क्लोज है, इफ ए सैटेलाइट इज वेरी क्लोज टू अर्थ, अगर कोई सैटेलाइट है जो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, तो उस केस में जो उसकी रेडियस है रोटेट करने की और जो अर्थ की रेडियस है, दोनों की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम रहेंगी, या एग्जैक्टली सेम ही मान सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहेंगी। तो उस केस में जो टाइम पीरियड है उसको लिखा जा सकता है 2π√gm/r³/2। इसको जब हम रीअरेंज कर देते हैं तो आ जाता है 2πr³ तो gm/r² तो g होता है, तो इसका टाइम पीरियड आ जाता है 2π√r/। तो कोई सैटेलाइट जो अर्थ के बहुत ज़्यादा क्लोज है उसका टाइम पीरियड इतना सा होगा। तो जेईई मेंस में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका जो अप्रोक्सीमेट टाइम जो होता है वो होता है 84.75 मिनट। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 84.75। इतना सा टाइम पीरियड होता है किसी सैटेलाइट का जो अर्थ के बहुत ही ज़्यादा क्लोज है उसका। ठीक है, ये हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, सिर्फ अर्थ के बहुत क्लोज जो है सैटेलाइट उसका टाइम पीरियड है। ओके, टाइम पीरियड के बारे में हमने लिख लिया, सैटेलाइट के टाइम पीरियड और सैटेलाइट की स्पीड के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ें करते हैं सैटेलाइट पे बेस्ड। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट है उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी सी होगी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिख लेते हैं, हाफ मास ऑफ सैटेलाइट इनटू ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट का स्क्वायर। हाफ सैटेलाइट का मास है m, और सैटेलाइट की जो स्पीड थी वो थी gm/r का अंडर रूट, और उसका स्क्वायर किया तो वो हट गया है। तो इसकी वैल्यू बन जाती है gmm/2r, और जो स्मॉल r है वो है रेडियस ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी लिख ली है। काइनेटिक एनर्जी के बाद में मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, कोई जो सैटेलाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी सी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख रहा हूँ यू से। तो देखो जो सैटेलाइट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिनेरियो है।
यहाँ पे है अर्थ का सेंटर इधर है, एक मास है यहाँ पे, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है। तो क्या आंसर आ जाता है, माइनस जी एम वन एम टू बाई आर माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर। आर है जहाँ से सेंटर ऑफ अर्थ और सेंटर ऑफ सैटेलाइट के बीच का जो गैप है वो। पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट भी क्लियर। नेक्स्ट चीज है वो है टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो सैटेलाइट है उसकी टोटल एनर्जी, ये लिखते हैं। सैटेलाइट की टोटल एनर्जी क्या हो जाती है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है जी एम एम अपॉन टू आर, पोटेंशियल एनर्जी है माइनस जी एम एम अपॉन आर। दोनों को सम करेंगे तो आंसर आ जाता है माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। ऐसे करके जो तीनों एनर्जी है सैटेलाइट की वो लिखी जा सकती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। यहाँ से हमें एक सीक्वेंस सा नज़र आ रहा है, और वो सीक्वेंस क्या है कि जो टोटल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है दोनों इक्वल ही हैं, बस एक माइनस का फ़र्क है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन। पोटेंशियल एनर्जी को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तब जाके वो टोटल एनर्जी के ही इक्वल बन जाता है। तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। थर्ड रिलेशन निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ से ये हट जाएगा और एक माइनस करूं, तब जाके दोनों वैल्यू इक्वल हो सकती हैं। सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2 टाइम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तीनों जो रिलेशन है बेटा ये डायरेक्टली याद रखने हैं, ठीक है, या फिर जो एनर्जी है उनका फॉर्मूला याद रखना है, उससे भी ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी है वो है जी एम एम अपॉन टू आर, उसके ही आगे अगर माइनस लगा देंगे तो टोटल एनर्जी बन जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन टू आर। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एनर्जी अपने पास में बन जाती है माइनस जी एम एम अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी तो डायरेक्टली ही याद रखनी है। ठीक है, ये जो तीनों रिलेशन है, ऐसा ही रिलेशन आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले पार्ट में भी देखा होगा, बोर मॉडल ऑफ एटम में भी ये तीनों प्रॉपर्टी फॉलो होती हैं, तो वहाँ से भी इस चीज़ को याद रख सकते हो। टोटल एनर्जी जो है वो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और काइनेटिक एनर्जी वो पॉजिटिव में होती है, टोटल एनर्जी नेगेटिव में होती है, और उसका ही डबल कर देते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। उन सब चीज़ों से इसको याद रखा जा सकता है, चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं तो भाई दिक्कत आएगी पेपर के बाद में। चलो तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अच्छे टाइप के क्वेश्चन है वो। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है ये क्वेश्चन है बेटा ये, इफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इंस्टीड ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस तरीके से डिपेंड करने लग जाता है R पे, ठीक है, तो उस केस में स्पीड जो है, टाइम पीरियड है और काइनेटिक एनर्जी है, उन तीनों की डिपेंडेंसी बतानी है कि वो तीनों R पे किस तरीके से डिपेंड करेंगे। ये अपने पास में है क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो अब बता देता हूँ। फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, ठीक है, तो हमने फोर्स को मान लिया है K इंटू आर, ऐसी फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पीड की डिपेंडेंसी निकालने के लिए क्या है कि भाई सेंट्रीपिटल फोर्स है उसके बराबर ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स है एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू के अपॉन आर। तो एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू के, तो जो वेलोसिटी है वो आर पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, वेलोसिटी का आर पे कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। वैसे ही फिर काइनेटिक एनर्जी की निकाल देते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी ऑर्बिटल का स्क्वायर। ऑर्बिटल स्पीड है ना, तो वो रेडियस पे डिपेंड कर रही है ना ये डिपेंड कर रहा है, तो ये भी किस पे डिपेंड करेगा, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 0। ठीक है, दोनों की डिपेंडेंसी आ गई है आर पे। इसके बाद में नेक्स्ट हम डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं टाइम पीरियड की।
टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड तो आर पे डिपेंड ही नहीं करती है, तो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी आर की पावर 1 पे आ जाती है। ऐसे करके किसी की भी डिपेंडेंसी निकाल सकते हैं, स्पीड की, काइनेटिक एनर्जी की, टाइम पीरियड की। ऐसा करके हमने तीनों की जो डिपेंडेंसी है वो निकाल ली है। ये क्वेश्चन क्योंकि खतरनाक जैसा नहीं लगा है, क्योंकि आर पे डिपेंडेंसी आई ही नहीं। चलो इस क्वेश्चन को और थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपसे पूछता हूँ, आपके लिए है ये क्वेश्चन। इफ फोर्स डिपेंड ऑन आर एज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r³। तो उस केस में डिपेंडेंसी बतानी है। देन फाइंड आउट डिपेंडेंसी ऑफ टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑन आर। सैटेलाइट की जो स्पीड है ये सब, उसकी डिपेंडेंसी हमें निकालनी है। ये लिख दिया है इस केस में क्वेश्चन। तो अगर ऐसा सिनेरियो हो फिर किस तरीके से डिपेंडेंसी होगी, चलो भाई ये भी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें लिखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है वही ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको लिखा जाता है mv²/r, और ये वाला फोर्स हो जाएगा k/r³। तो यहां से बन जाता है mv² = k/r²। ठीक है, और यहां से पहले तो मैं वेलोसिटी की डिपेंडेंस निकाल लेता हूं। वेलोसिटी का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर। वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या r की पावर -1। वेलोसिटी की जो आर पे डिपेंडेंसी है वो आ गई है। ठीक है, आर की पावर -1 भी बोल सकते हैं, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर भी बोल सकते हैं। यहाँ से अब वेलोसिटी से काइनेटिक एनर्जी निकालना भी अपने लिए आसान है, बस हाफ से मल्टीप्लाई ही तो करना है। हाफ mv² = k/2r²। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r² हो जाएगी। ये काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस भी आ गई है। अब जो नेक्स्ट डिपेंडेंस निकालनी है वो है टाइम पीरियड की आर पे डिपेंडेंसी। टाइम पीरियड टी, टाइम पीरियड होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 2πr अपॉन स्पीड। तो 2πr, और स्पीड है वो भी होती है डिपेंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कुछ कांस्टेंट इंटू 1/r। तो जो टाइम पीरियड है उसकी डिपेंडेंसी आ जाती है r² पे। 1/r वाला r है वो ऊपर जाएगा, तो r² पे इसकी डिपेंडेंसी आ जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी की, स्पीड की और टाइम पीरियड की, तीनों की डिपेंडेंसी आ गई है। r पे कैसे डिपेंड करेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो ये आंसर हमने निकाल लिया है। सिंपल सा सिनेरियो था, सिंपल तरीके से ये आंसर आ गया है, कुछ भी इसमें मुश्किल जैसा नहीं था। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं